इंफ्रानेट भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं फेस्टिव धमाका ऑफर, जहां आपको मात्र 1499 रुपये में मिलेगा 3 महीनों का 60 Mbps का इंटरनेट प्लान, साथ ही 5G राउटर और फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिवेट है। खास बात यह है कि इनके पास कोई हिडन चार्जेस नहीं है। इंफ्रानेट जाने जाते हैं अपनी हाई क्वालिटी इंटरनेट स्पीड और प्रीमियम सर्विस के लिए, तो आज ही इंफ्रानेट की सर्विस लगाइए और अपनी जिंदगी में रफ्तार लाइए। भिवंडी के एकमात्र लाइसेंस ISP इंफ्रानेट। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाजिर हुए हम एक बार फिर आपके सामने लेकर हमारा एक बहुत ही अनोखा शो बिजनेस एंड बियॉन्ड। इस बिजनेस एंड बियॉन्ड पॉडकास्ट में हम बात करते हैं नए बिजनेस को लेकर, और ऐसे ही आज हम आपके सामने एक नया बिजनेस लेके आए, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है कि आखिर इंश्योरेंस होता क्या है, इसमें कैसे पैसे आते हैं, कैसे डालना है, और अगर उसके ऊपर किसी को क्लेम आता है तो कैसे क्लेम करना है, और इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे ही हमारे साथ में आज है एक इंश्योरेंस एक्सपर्ट श्रील मदन, जो कि हमें बताएंगे कि इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, इंश्योरेंस कब लेना चाहिए और उसके क्या क्या फायदे हैं। तो श्रील मदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, और आप पहली बार हमारे चैनल पे आपका विशेष स्वागत है। तो थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे इंश्योरेंस के बारे में, इसके अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि इंश्योरेंस ये वर्ड कैसा है, कहाँ से शुरू हुआ, तो यहाँ से हम शुरुआत। आपने एकदम सही सवाल पूछा फिरोज जी। इंश्योरेंस तो पुरानी सदी से, मतलब BC 2000 से पहले से ही इंश्योरेंस चालू है। इतना पुराना? हाँ, बहुत पुराना इंश्योरेंस है। तभी इनिशियल स्टेज पे इंश्योरेंस था, मतलब कोई माल भेजता था या कोई चीज है तो लोग उसके लिए इंश्योरेंस कर लेते थे, एक फीस अदा कर देते थे और उससे इंश्योरेंस होता था। माल सिक्योर हो जाता था आने जाने में जी। फिर एक्चुअल इंश्योरेंस चालू हो गया, मतलब जिसको हम लोग मॉडर्न इंश्योरेंस बोलते हैं, वो 17वीं या 18वीं सदी से चालू हो गया। 17वीं सदी में सबसे पहला इंश्योरेंस चालू हो गया लंदन में, लॉयड लंदन मार्केट से। अच्छा। फिर और उसमें थोड़ी सी नई चीजें ऐड हो गई, और 18वीं सदी में 1812 की सदी में अमेरिका में पहली इंश्योरेंस कंपनी आ गई। अच्छा। और वहां से इंश्योरेंस फिर इंडिया में और बाकी की अलग अलग कंट्रियों में तो फैल गया। इंडिया में कब से स्टार्ट हुआ? इंडिया में इंश्योरेंस 1818 में पहला चालू हो गया। हाँ। तभी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी करके हाँ। इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में आ गई। ओरिएंटल तो आज भी है जनरल। हाँ, मगर वो अलग कंपनी थी। अच्छा, और आज की जो है वो अलग है। अच्छा। यस। तो इसमें लोग बोलते हैं कि LIC बहुत पुराना है, LIC बहुत पुराना है। तो हाँ। LIC की स्थापना जब भी ये इंश्योरेंस आ गया तभी 1918 में इंश्योरेंस एक्ट बना, और उसके बाद 1938 में लाइफ इंश्योरेंस का एक्ट बना। अच्छा। लाइफ इंश्योरेंस का एक्ट बनने के बाद 1956 में अपने तभी के अर्थ मंत्री CD देशमुख ने सारे कंपनियों के एक बना के इंश्योरेंस बना दिया, LIC ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी। तो 1856 से LIC ऑफ इंडिया है। अच्छा। फिर 1972 में सारे जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को एक जनरल इंश्योरेंस बना दिया। अच्छा। राइट। उसमें मेनली 4 कंपनियां हैं, न्यू इंडिया, यूनाइटेड इंडिया, ओरिएंटल इंडिया, ये सारी कंपनियां उसमें आ गई। अच्छा। फिर जैसा 1990 में मॉडर्नाइजेशन हो गया, हाँ। तो 1990 में मल्होत्रा कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया। हाँ। कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है मगर इंश्योरेंस निचली तौर पे पहुंचा नहीं है, मतलब अच्छा। बहुत सारे लोग इंश्योरेंस नहीं लिए हैं, और जो लिए हैं वो 2, 3, 4, 5 बार इंश्योरेंस लिए है। हाँ, लेकिन मतलब जन जन तक पहुंचा नहीं। जन जन तक पहुंचा नहीं है। तो फिर उसके लिए इन्होंने इंश्योरेंस लाइसेंस ओपन किया, एक अथॉरिटी बनाई जिनको IRDA बोलते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी। हाँ। और वो होने के बाद 2000 में सबसे पहली इंश्योरेंस कंपनी बनी, प्राइवेट इंश्योरेंस बनी, वो है HDFC स्टैंडर्ड लाइफ। अच्छा। एंड तब से आज तक, मतलब आज 2025 में इंडिया में 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, 34 जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और 5 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। अच्छा। इतना बड़ा व्याप्ति हो गया है इंश्योरेंस। अच्छा, तो इंश्योरेंस में हम लोग पहले करते हैं कि ये लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये कैसे इसको बाइफरकेट करते हैं, कैसे क्या है इसका डिफरेंस क्या है? बेसिकली तीन चीजों में इंश्योरेंस बढ़ता है, जैसे आपने सही कहा। सबसे पहला होता है लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें आदमी का इंश्योरेंस करते हैं, उनकी डेथ का या उनकी रिटायरमेंट का इंश्योरेंस करते हैं। दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस, जिसमें हम जो चीज इस्तेमाल करते हैं, वस्तु चीजें, गाड़ी, कंपनी, ये सारे चीजों का इंश्योरेंस होता है। अच्छा। मतलब आज ये हो गया है, कोई डॉक्टर से एक पेशेंट मर गया और उसने केस किया तो उसका भी कॉम्पेंसेशन का इंश्योरेंस है। अच्छा। जिसको डॉक्टर इंडिमनिटी बोलते हैं। अच्छा। मतलब इंश्योरेंस के
चीजें प्रकार बहुत फैले हुए हैं। हाँ। मगर जानकारी न होने के कारण आज भी लोग अंडर इंश्योरेंस रहते हैं, या उनका इंश्योरेंस हो नहीं पाता, या उनको ये जैसे हमने सुना है कि कोई डांसर है तो अपने पैरों का इंश्योरेंस कराता है, Yes. कोई सिंगर है तो अपने गले का इंश्योरेंस एकदम करवाता एकदम है। सही सुना है आपने, और ये वाकई चीज है अच्छा। कि हर एक चीज का आपकी एक उंगली से लेके हाँ। हर चीज का इंश्योरेंस होता है। मौत का इंश्योरेंस होता है, पर्सनल एक्सीडेंट में डिसेबिलिटी, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, एक हाथ टूटा, एक पैर कटा, सारों चीजों का इंश्योरेंस होता है। और ये हो गया जनरल इंश्योरेंस। हाँ। फिर हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद में हेल्थ मेडिक्लेम इंश्योरेंस आ गया। हाँ। हेल्थ इंश्योरेंस में भी 5 कंपनियां और 34 मतलब 39 कंपनियों के ऑप्शंस है कि हम हमारे हेल्थ के लिए सिक्योर करें। अच्छा। अभी यहाँ क्या प्रॉब्लम है थोड़ा सा, कि लोगों को लगता है कि हम बीमारी नहीं गिरेंगे। हाँ। और इंश्योरेंस में जैसे मतलब 98 से या 2000 से ये कंपनी आई, लोगों को इंश्योरेंस मेडिक्लेम का बोला तो मैं तो बीमार नहीं पड़ने वाला। हाँ। मेरे घर में पैसा है, मेरे घर में एफडी है, और- इसके लिए इनका प्रसार नहीं हुआ था सारी चीजें। और एक बात ये हो जाती है हाँ। कि अगर जिस दिन प्रीमियम भरा जिस साल में और उस साल में क्लेम नहीं आया तो लगता है कि हमारे पैसे हमारे waste हो पैसे गए। गए, बराबर है। मगर ये ये बहुत- पैसे आप दूसरों को दान कर रहे हैं ऐसे समझो, क्योंकि हाँ। इंश्योरेंस का प्रिंसिपल है शेयरिंग ऑफ लॉसेस। अच्छा। मतलब एक समूह, जैसे पहले में कोई कॉम में एक आदमी का घर बर्बाद हो जाता था। हाँ। तो उसके सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स लोग पूरी आके community उसको मिलकर- पैसा हाँ। मदद करती थी। हाँ। तो इंश्योरेंस ये एक कम्युनिटी है, हाँ। वो बाकी दूसरा कुछ नहीं है। जी। एक कम्युनिटी, यहाँ कोई जात धर्म ये नहीं है, कंट्री नहीं है, सारे लोग वो इंश्योरेंस में पैसा भरते हैं। जो बीमार होता है उनको पैसा दिया जाता है, बस जिसको क्लेम आता है उसको पैसा मिल insurance जाता company है, पैसा बराबर है। लेकिन ये जो पैसा मिलता है तो इसमें बहुत सारे मिथ है कि क्लेम बराबर मिलता नहीं है। अगर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो बोले कि बहुत सारे ऐसा है कि लोग बोलते हैं कि इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिल रहा। बहुत सारे लोग मेडिक्लेम में बोलते हैं कि हम लोगों ने मेडिक्लेम पॉलिसी निकाली थी लेकिन हम लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद में भी हर्जाना नहीं मिला, क्लेम नहीं मिला। तो ये क्या मिथ है? हाँ, ये मीथ क्या है कि एक तो लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ सर्विस। लाइफ इंश्योरेंस में बोला जाए तो 2 प्रकार के क्लेम होते हैं। आप पॉलिसी निकालते हो तो उसके पहले 3 साल के अंदर कोई आदमी की डेथ होती है तो वो अर्ली क्लेम कहा जाता है। हाँ। और 3 साल के बाद डेथ होती है उसको नॉन अर्ली क्लेम कहा जाता है। 3 साल के बाद अगर किसी की पॉलिसी निकाल के डेथ हो जाती है तो उनको कोई भी चीज में तकलीफ नहीं है, जस्ट क्लेमेंट स्टेटमेंट मतलब नॉमिनी का स्टेटमेंट, डेथ सर्टिफिकेट दिया तो उनको पैसा मिल जाता क्लेम है। मिल जाता है। अभी पहले 2 साल में या 3 साल में आदमी मर जाता है तो ही दिक्कत है। तो दिक्कत कहाँ आती है, अगर मुझे डायबिटीज है और मैंने पॉलिसी निकाला है और पॉलिसी में मैंने बताया नहीं है तो ये नॉन डिस्क्लोजर में आता है। हाँ। तो नॉन डिस्क्लोजर में मतलब हम लोगों ने इंश्योरेंस चीजों को पहला सबसे छुपाया पहला है। कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ। बराबर है, चीजों को छुपाया है। कंपनी को बोला है मैं तंदुरुस्त हूँ हाँ। और मुझे डायबिटीज है, मतलब मेरी हेल्थ में खामी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वो लागू नहीं होता जी। बराबर है। इसके लिए वो क्लेम रिजेक्ट होते हैं। अगर आप सही सवाल, जो इंश्योरेंस कंपनी आपको सवाल पूछती है, नहीं तो इसके अंदर हाँ। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो एजेंट होते हैं हाँ। वो लोग फॉर्म भरते हैं तो जो क्लाइंट है उसको तो कुछ समझ में आता नहीं है, तो उसको तो मालूम नहीं है, तो एजेंट खुद के फायदे के लिए, खुद के मुनाफे के लिए, मतलब बस के पॉलिसी कैसे भी करके पास हो जाए। फिरोज जी आपने ये बात एकदम सही की। हाँ। यही मिथ है जो आपने बोला कि जो इंश्योरेंस निकालने वाला है उसने कहीं गलती की या खाली बिजनेस के लिए उन्होंने लिया तो प्रॉब्लम होते हैं। तो फिर मगर वो- मार्केट में बहुत सारे ईमानदार लोग हैं जो सही तरह से कस्टमर को पूरा बताते हैं, उनके डिक्लेरेशन सही से लेते हैं और इंश्योरेंस करते हैं। तो एज अ कस्टमर हमें भी देखना चाहिए कि मेरे को अगर बीमारी है तो मैं वो डिक्लेयर करूं, अच्छा, राइट। मतलब हाँ अपने जो तो बीमारी मतलब दोनों तरफ से चीजों को हाँ डिस्क्लोज करना चाहिए। डिस्क्लोज करना जरूरी है। हाँ। अगर आप डिस्क्लोज करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी सोचेगी मुझे इनको इंश्योरेंस देना है कि नहीं, और एक बार दिया तो फिर आज मेरे को डायबिटीज है और मैंने डिस्क्लोज किया, कंपनी ने हाँ बोला तो मैं कल भी मर गया तो भी मुझे पैसा मिलना है, क्लेम मिलना है। राइट। तो डिस्क्लोजर मतलब जो चीजें पूछी है वो सही तरह से बताइए, अपने आप पॉलिसी मिल जाएगी, 100% क्लेम ये तो हो गया लाइफ का। अगर हम लोग अभी आते हैं मेडिक्लेम के ऊपर, तो मेडिक्लेम के ऊपर भी ये बताया जाता है कि इस बीमारी का नहीं मिलेगा, उस बीमारी का नहीं मिलेगा। मतलब एक बार पॉलिसी हो गई इशू, उसके बाद में अगर किसी को क्लेम आता है तो जब क्लेम के लिए फाइल जाती है क्लेम करने के लिए, तो सेटलमेंट में वहां पे आता है कि डॉक्टर का चार्जेस अलग है, इसका अलग है, ये इतना ही मिलेगा, ये इतना ही मिलेगा। तो वहां पे चल के जो है ना, अगर लाख रुपए का क्लेम है तो किसी को 25,000 मिलता है, किसी को 20,000 मिलता है। तो ये चीजों में थोड़ा सा क्लैरिफाई मैं चाहता हूँ। नहीं सर, लाख रुपए का क्लेम है तो 25,000 मिलता है ऐसा नहीं है, मतलब ये थोड़ी सी गलत फहमी है जी। पॉलिसी आप निकालते हो तो एक पॉलिसी में अगर लिखा है कि एनी रूम, तो आपकी सूट रूम हो, आपकी एसी रूम हो या ट्विन शेयरिंग हो, हाँ। आपको मिल जाएगी।
मगर वहां लिखा है ट्विन शेयरिंग रूम, तो आपको सूट का पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा। तो ये क्या होता है, प्रीमियम मुझे कम चाहिए, आज मेरा बजट नहीं है, इसके लिए हम लोग वो चीजें कम करके लेते हैं, और वो कम करने के बाद क्लेम आता है और हम लोग सूट रूम में एडमिट होते हैं या हम लोग एसी रूम में होते हैं, मगर पॉलिसी में है ट्विन शेयरिंग रूम, तो वो पैसा कम हो जाता है। अच्छा अच्छा, राइट। मैं ये इसमें हूँ कि भाई मैं कहीं पे भी चले जाऊँ तो मुझे उसका पैसा मिलेगा। नहीं, पॉलिसी की अलग अलग कैटेगरीज है। आप प्रीमियम भरोगे उसके ऊपर, जैसे आप मर्सिडीज लेने के लिए सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हो, वही आप मारुति लेते हो तो सबसे कम पैसा करते हो, तो फैसिलिटी तो आपने भरे हुए पैसे के हिसाब से मिलेगी। सेम मेडिक्लेम में है, 3-4 पॉलिसी 3-4 जगह अलग अलग हो जाती है, तो वो अगर क्लाइंट को सही सही पता है तो करीब करीब 95 to 97% पैसा मिल जाता है। अच्छा। पैसा कहाँ जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है हॉस्पिटल का, वो पैसा इंश्योरेंस नहीं देते। फिर इंश्योरेंस का खाना, सॉरी हॉस्पिटल में खाना आ जाता है, तो वो खाने का पैसा इंक्लूड नहीं है पॉलिसी में। अच्छा। राइट, तो वो पैसा कट जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल आपको जो खाना देगी उसका पैसा तो निकाल लेंगे, बराबर है, तो वो बिल वो पास नहीं होता। मगर हमको लगता है कि मैंने मेडिक्लेम किया तो सारी चीज मिलेगी, नॉन मेडिकल चीजें नहीं मिलती। कुछ नॉन मेडिकल चीजें मिलती है, मतलब जैसे आपको इंजेक्शन लगाया तो सिरिंज का पैसा, ग्लोव्स डाला, जो कोरोना के समय में आमतौर पे मार्केट में हुआ, पीपी किट का पैसा नहीं मिलता था, तो अभी वो चेंज होके पीपी किट का पैसा, ग्लोव्स का पैसा, वो कंज्यूमेबल आइटम्स का पैसा मिलता है, मगर खाने का पैसा नहीं मिलता। अच्छा। उसके लिए 1, 2, 3, 4, 5% तक क्लेम कम मिल सकता है, बाकी तो पूरा क्लेम मिलता है जी। अच्छा, उसमें ऐसा होता है कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होती है तो उसको लेकर कभी क्लेम रिजेक्ट होता है? हाँ डेफिनेटली, जैसे मैंने लाइफ इंश्योरेंस में बोला कि आपको डिस्क्लोजर सही देना है। आज मैंने बोला कि मुझे डायबिटीज है, मेरे को बीपी है, और ये मैंने कंपनी के पॉलिसी में लिख दिया, तो एक तो मुझे वेटिंग पीरियड आएगा, और मैंने वो वेटिंग पीरियड परचेस किया तो मुझे पहले महीने से सारा खर्चा मिल जाएगा। अच्छा। राइट, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को डायबिटीज, शुगर, आज अभी तो हार्ट अटैक में अगर आपकी एंजियोप्लास्टी भी हुई है तो भी पहले महीने में कंपनियां कवर करती है। मतलब आज मेरी एंजियोप्लास्टी हुई है, 1 साल के बाद मैंने पॉलिसी निकाली, उसमें 30 दिन के बाद एंजियोप्लास्टिक का मतलब हार्ट डिसीज पूरे कवर है। मेरे को दूसरा हार्ट अटैक 1 महीने बाद आ गया, उसका भी पैसा मिलेगा। यस, ये चीजें चेंज हो गई है, इतनी चीजें मॉडिफाई हो गई और कस्टमर फ्रेंडली हो गई। यस, पूरा कस्टमर फ्रेंडली हो गया है। अभी चाइल्ड बर्थ मतलब डिलीवरी का भी पैसा मिलता है। अच्छा। अगर जिनको बच्चे नहीं होते हैं उनका ट्रीटमेंट के भी पैसे मिल जाते हैं। अच्छा। राइट, उनके लिए वेटिंग पीरियड है, मगर वो भी आईवीएफ के पूरे पैसे उनको मिल जाते हैं। अच्छा। राइट, आज कोई कंपनी में ओपीडी है जिसमें आपका डेंटल ट्रीटमेंट भी कवर हो जाता है पहले महीने से, मतलब आप रूट पहले इसका डेंटल नहीं कॉस्मेटिक में आता था। यस, अभी नहीं, अभी आता है। आपको रूट कैनलिंग का पैसा मिलता है, तो रूट एक्सट्रैक्शन का पैसा मिल जाता है। ये सारी चीजें है, अलग अलग पॉलिसियों में अलग अलग पैसे। अच्छा, तो चीजें मिलती है। ये आता है कि अगर किसी को पॉलिसी खरीदना है तो वो फिर कैसे सही पॉलिसी खरीदे, उसका क्या माध्यम है? जैसे कि अभी हमने देखा कि पॉलिसी बाजार है क्या, हाँ। ऐसा वेबसाइट रहता है कि लोग उसके ऊपर जाके सर्च करते हैं तो उसमें भी n नंबर ऑफ ऑप्शंस आ जाते हैं, लेकिन डिटेल जो सही बताया, तो फिर सही माध्यम क्या होना चाहिए? इंश्योरेंस कंपनी का लोगों तक पहुंचने का पहला जरिया है इंश्योरेंस कंसल्टेंट। किसी को एजेंट बोलते हैं, कभी हेल्थ प्लानर बोलते हैं, इंश्योरेंस कंसल्टेंट। आमतौर पे इंश्योरेंस कंपनियां एजेंट को पूरा ट्रेनिंग देती है। हाँ। राइट, उनके बीच पीछे उनके मैनेजर्स भी रहते हैं, तो आपको सर्विस मिलने के लिए बहुत ज्यादा सहूलियत होती है। आप ऑनलाइन परचेस करते हो तभी क्या होता है, एक फोन कॉल या एक कंप्यूटर पे आप देख के पॉलिसी पता करते हो जी, और उसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे अभी बैंक अकाउंट में फ्रॉड हो रहे हैं, एक एटीएम मांगने के बाद लोग पैसा निकाल, सॉरी एक ओटीपी मांगने के बाद लोग पैसा निकाल के लेके जा रहे, तो इंश्योरेंस में क्यों नहीं होगा? राइट, तो आपके नजदीक का एक अच्छा कंसल्टेंट आप पकड़िए और उससे पूरी चीजें डिटेल जानकारी ले लीजिए और उनसे पॉलिसी निकलवाइए। अच्छा, तो वो बेटर है। इसके अंदर जैसे कि आपने बताया, तो इसमें जो इंश्योरेंस कंसल्टेंट बनते हैं तो उनके लिए कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वगैरह? यस, डेफिनेटली। इंश्योरेंस, अभी मेरे ही बारे में बोला तो मैं करीब 26 साल इंश्योरेंस में हूँ। राइट, तो लोगों को अच्छा सलाह देके या इंश्योरेंस कंसल्टेंट को अच्छा डेवलप करके, तो डेफिनेटली ये एक जॉब अपॉर्चुनिटी है। और इसी के लिए कंपनियों ने, इतनी कंपनियां इंडिया में आई है। राइट, वहाँ इंडियन भी कंपनी है, फॉरेन की भी कंपनी है, और वो लोगों को जरिया दे रही है। आज आपने देखा होगा सबसे ज्यादा एजेंट है LIC के, उसके बाद है स्टार हेल्थ के, बाकी 20 साल 30 साल पुरानी कंपनियां हैं। इसके लिए उनके पास 1 लाख 2 लाख एजेंट्स हैं, बराबर है। अगर आप डट के नॉलेज लेके ये बिजनेस में आओगे तो बहुत बड़ा अच्छा करियर है। अच्छा, क्योंकि इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर में
अभी लाइफ इंश्योरेंस में जस्ट 40% कवर हुआ है इंडियन पॉपुलेशन, और Only हेल्थ 40%? इंश्योरेंस में खाली 10 से 12%। ये अगर हम लोग इसको बाहर के देशों से कंपेयर करेंगे तो कैसा है, मतलब इंश्योरेंस का बिजनेस इंडिया में और बाहर देशों में जो डेवलप कंट्रीज है उसमें कैसा है? अभी आप सिंगापुर ले लीजिए या यूएसए ले लीजिए, उनमें करीब करीब 90%, 95% लोग इंश्योर है। Insured है, हाँ। यस, मगर इंडिया में उसके उल्टा है। उसमें कम से कम हेल्थ में 10 से 12% है, इंडिया और के, हाँ, और हेल्थ लाइफ में खाली 40% है। 40% भी तो अभी बड़ा होगा, मतलब हाँ, जो अभी private ये companies एक जो 10-15 साल में 40% हो गया, नहीं तो वो 10% 12% ही था। अच्छा, और जिनके पास पॉलिसी थी उनके पास डबल ट्रिपल पॉलिसी थी, और जिनके पास नहीं थी उनके तो पास कुछ है ही भी नहीं, नहीं है। उसमें है ही नहीं। राइट, जी, ऐसा। तो अच्छा, इसके अंदर जैसे कि अभी आपने एक एग्जांपल दिया सिंगापुर का, अगर हम लोग वही बात करें यूरोप की बात करें या तो फिर और दूसरे अदर कंट्रीज की बात करें तो वहां पे क्या परसेंटेज? जी, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बोला कि इंश्योरेंस 2000 बीसी में चालू हो गया। हाँ। तो ग्रीक और रोमन्स ने तभी से ये व्यवस्था बनाई रखी थी कि उनका लाइफ डेथ हो या उनका माल कुछ खराब हो जाए या किया जाए तो उनको कॉम्पेंसेशन मिले। तो ये चीजें तो हमें यूरोप से, अमेरिका से और इनसे ही मिली है। हाँ। हम तो अभी इंश्योरेंस में चालू हो गए 1918 में, 1920 में। हाँ। तभी भी हमारे यहाँ बहुत सारी गलत फहमियां हैं इंश्योरेंस के बारे में, इसके लिए अभी तक इंश्योरेंस बढ़ नहीं पा रहा है। हाँ। सबसे बड़ी गलत फहमी है कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, मैं कभी बीमार पड़ूंगा ही नहीं, मेरे घर में बहुत पैसा पड़ा है। एक गलत फहमी ये भी रहती है कि कंपनियों के ऊपर भरोसा नहीं रहता लोगों को, मतलब ये कंपनी भाग जाएगी। इनिशियली जब नई नई प्राइवेट प्लेयर्स आए थे तो वहां पे तो यही होता था कि कंपनी भाग जाएगी, कोई भरोसा नहीं करता था एलआईसी के ऊपर। ये आपने बात सही बोली, मगर ये चीजें की वजह से भी ना लोग जल्दी इसमें आ नहीं पाते। नहीं, जो इंश्योरेंस पूरा सेक्टर है वो एकदम सिक्योर्ड सेक्टर है। जैसे आज एसबीआई बैंक में आप पैसे रखते हो, एसबीआई पैसा डुबाएगी क्या? नहीं, एसबीआई डुबा सकती है, मगर उसका जो अथॉरिटी है, हाँ, आरबीआई, उसको बैकिंग है। सेम वे यहाँ हर एक इंश्योरेंस कंपनियों का आईआरडीए ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और इंश्योरेंस कंपनी में आप एक पॉलिसी निकालते हो तो पहला एक मार्जिन इंश्योरेंस कंपनियों को आईआरडीए को भरना पड़ता है। हाँ। राइट, तो हर कंपनी सिक्योर्ड है। हाँ, हर सिक्योरिटी अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी जमा करती है, फिर उसमें री इंश्योरेंस भी होता है। जैसे किसी ने 1 करोड़ की पॉलिसी ली तो एलआईसी या आईसीआईसीआई उसका पूरा खर्चा अपने पास नहीं रखेगा, मतलब उसकी जिम्मेदारी उनके पास नहीं रहेगी। उनका री इंश्योरेंस होता है, ज्यूरिक री, म्यूनिक री, ऐसे सबसे वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनियां हैं, उनके वो री इंश्योरेंस करते हैं। तो री इंश्योरेंस करने के बाद उनका भी रिस्क शेयर होता है, तो आदमी मरा तो उधर से भी पैसा आता है, इनके पास भी पैसा आता है। ऐसा है। और वो जो मार्जिन मनी लेते हैं वो जैसे इंश्योरेंस की संख्या बढ़ती है वैसा वो बढ़ाना पड़ता है। मतलब इंश्योरेंस का डेफिनेशन ये शेयरिंग ऑफ रिस्क। यस, शेयरिंग ऑफ अ रिस्क फॉर ऑल लेवल्स। राइट, तो इंश्योरेंस कोई भी कंपनी डूबने वाली नहीं। इंडिया में आके एक सबसे बड़ी कंपनी बंद हो गई अभी, सहारा। मगर आपने देखा होगा कहीं किसी को ये नहीं हुआ कि मेरे को इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिला, क्योंकि वो एसबीआई लाइफ ने टेक ओवर कर ली। जी, राइट। रिलायंस थी, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस थी, वो एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस ने ये की। अभी पॉलिसी ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, 1871 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से पॉलिसी एक कॉन्ट्रैक्ट है। आपने जिस कंपनी से पॉलिसी ली है वो कंपनी वहां रहे या ना रहे, वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होगा, वही पॉलिसी कंडीशंस है। अच्छा, टेक ओवर, अमलगमेशन, ये सारी चीजें इंश्योरेंस को लागू है। इसके लिए इंश्योरेंस मतलब सिक्योरिटी, अगर कंपनी चली जाएगी तो सिक्योरिटी क्या है? तो इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी कभी डूबेगी नहीं। अच्छा, तो इसके लिए इंश्योरेंस का पैसा नहीं डूबेगा, पैसा नहीं डूबेगा, कंपनी को चेंज हो जाए। यस यस, जी जी जी, मालिक चेंज हो जाएंगे मगर कॉन्ट्रैक्ट सेम रहेंगे। इसमें आपके पास में क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे व्यूअर्स के लिए? आप क्या किस तरह के आप बेसिकली इंश्योरेंस आज कोने कोने में फैलना चाहिए। अभी सबसे नजदीकी घटना, घाटकोपर में एक पेट्रोल पंप पे 50-60 लोग खड़े थे। आसमानी तूफान आ गया, उधर का एक बैनर नीचे गिर गया, पेट्रोल पंप पूरा नासधूस हो गया और 18 से 19 लोग मर गए। अभी क्या उनकी गलती थी? बारिश से बचने के लिए पेट्रोल पंप पे खड़े रहे हैं और 10-15 मिनट में जिंदगी खत्म। तो ये अपॉर्चुनिटी है। दुख तो है ही, मगर ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आज मैं मेरे फैमिली के लिए कमाता हूं, कल मैं नहीं कमाया तो फैमिली को कौन देखेगा? आज मेरा एक्सीडेंट से एक पैर टूट गया, मेरी मूवेबिलिटी कम हो गई तो क्या? तो हर घर में लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम
मेडिक्लेम और पर्सनल एक्सीडेंट ये होना ही चाहिए जी। और ये अपॉर्चुनिटी है, हम कहीं भी जा सकते हैं, बराबर है, कोई तकलीफ नहीं होगी, सारे क्लेम्स मतलब स्मूथली आ आप ट्रेनिंग भी जाएंगे। देंगे, सपोर्ट भी करेंगे? ट्रेनिंग देते हैं, सपोर्ट देते हैं और कस्टमर सपोर्ट भी देते हैं। अच्छा। सारी चीजें हम लोग उनको डोर स्टेप पे लाके देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इंश्योरेंस में या फाइनेंशियल कोई सेक्टर में इंटरेस्ट है तो आप इनसे ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं। इनका नंबर और इनकी सारी डिटेल्स जो स्क्रीन पे दी हुई है। और अगर इसी तरह के कोई बिजनेस आइडियाज़ या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में तो आप हमारे पास लेके आ सकते हैं। हम बिजनेस इन बियॉन्ड में आपके साथ में उसको यहीं पे शेयर करेंगे। और ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर आपके पास में कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट में दीजिए, उसका जवाब भी हम देंगे। शेन वदन जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी नॉलेज आपने हमारे साथ में शेयर की, हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिरोज भाई, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें मौका दिया आपके पास वॉइस टीवी पे आने के लिए। थैंक यू।